हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाथफाइंडर क्लासेस। तो आज हम लोग 10th क्लास के हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि भारत का राष्ट्रवाद है। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आप सब जान ही चुके होंगे कि राष्ट्रवाद होता क्या है। तो आज हम सब क्या पढ़ेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे लाया गया। तो पहले थोड़ा सा हम पहले चैप्टर यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर था इसका, उसके बारे में मैं राष्ट्रवाद के बारे में कुछ बता दूँ। तो उसमें क्या किया गया था कि जो राष्ट्रवाद था वो क्या था, यानी कि यहाँ पे जब एकता के साथ किसी काम को किया जा रहा था किसी देश में, तो क्या हो रहा था, वहां पे एक राज यानी कि राजवंश को हटा के क्या कर रहा था, वहां पे लोकतंत्र को लाया जा रहा था। तो लोकतंत्र जो है वो क्या है, लोगों का यानी कि जो प्रजा होती है यानी कि जो पीपुल्स होते हैं उनके अधिकार, यानी कि उनके द्वारा किसी सरकार को चुना जाता है ना, उनको जब अधिकार दे दिया जाता है कि अपने अनुसार किसी भी सरकार को, किसी भी राजा को चुनने का, तो वहां पे क्या होता है, वो लोकतंत्र हो जाता है। तो फर्स्ट चैप्टर में क्या था कि जो राजतंत्र था उसको हटाकर कैसे हम लोग राष्ट्रवाद को लाए, लोकतंत्र को लाया, फिर कैसे आके वहां पे हिटलर ने क्या किया, ये सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे भारत के राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। कहने का मतलब है कि वहां पे जो राष्ट्रवाद स्टार्ट किया गया था, तो पहले तो आप जानते हैं कि वहां पे राजतंत्र ही था। क्या था, राजतंत्र था। लेकिन कुछ बहुत ही ज्यादा मेहनत के बाद, बहुत लोगों की कोशिशों के बाद क्या किया कि वहां पे लोकतंत्र आया। लेकिन ये लोकतंत्र ज्यादा दिनों तक नहीं चला और उसके बाद हिटलर ने क्या कर दिया कि इसको फिर से राजतंत्र में बदल दिया और सरकार अपना मतलब कि अपना राज्य करने लगा। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यूरोप में राष्ट्रवाद जैसे लाया गया, तो वहां पे क्या हुआ कि अलग अलग राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर बहुत ही बड़ा अगर एरिया है, अगर कोई एक राजा इसको राज्य करता है, तो हर एरिया को क्या होता है, यानी कि बहुत ही पार्ट, बड़े पार्ट हैं और इसमें एक ही राजा अगर राज करे तो क्या होगा, हर एरिया को कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया राष्ट्रवाद में ना, कि उसको टुकड़ों टुकड़ों में ना बांटा गया। जैसे कि यूरोप हमारा था, तो यूरोप को क्या कर दिया गया था, यूरोप को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों यानी कि हर एक प्रकार के यानी छोटे छोटे देशों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, बांट दिया गया था। तो वही यहाँ पे दे रहा है कि जो यूरोप में राष्ट्रवाद आया, तो उसके साथ ही क्या हुआ, राष्ट्र और राज्यों का भी उदय हुआ। उदय होने का मतलब क्या हुआ, अलग अलग देशों का निर्माण हुआ। अब उसमें कौन कौन से देश थे, फ्रांस के बारे में आपने पढ़ा था, उसमें जर्मनी के बारे में पढ़ा था, स्विट्जरलैंड के बारे में पढ़ा था, इटली के बारे में पढ़ा था। ये सब क्या है, ये सब के सब यूरोपियन कंट्री है। तो यही होता है कि यानी कि जब भी राष्ट्रवाद आया ना, तो राष्ट्रवाद के बाद क्या हुआ कि अलग अलग राज्यों का भी उदय हुआ, यानी कि छोटे छोटे देश और उनके राजा भी अपने मतलब कि उन देशों पे राज करने के लिए अलग अलग उनके क्या कर दिए गए, राजा बनाए गए। अब हम यहाँ पे देखेंगे आगे कि इससे आपके बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। वे कौन है, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना बदल गई। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर कोई छोटा छोटा अगर कोई जगह आ जाए और उसमें क्या होगा कि एक छोटा सा सरकार बने, तो वहां पे क्या होता है, लोग क्या होते हैं ना, विकसित होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वहां पे लोग जो होते हैं वो अलग तरीके से काम करना शुरू करते हैं। वो हर एक इंसान के पास हर चीजें पहुंचनी स्टार्ट हो जाती है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। यानी कि अगर छोटा देश है, तो छोटे देश में अगर उनको सब सारी लाभ अगर मिलती चली जाएगी, तो क्या होगा, अपने देश के प्रति उनका लगाव बढ़ जाएगा। और वही अगर कोई हिटलर, मान के चलिए कोई हिटलर था, हिटलर क्या कर रहा था, एक बहुत से बड़े राज्य पे यानी कि पूरे यूरोप पे राज करना शुरू कर रहा था वो। तो हर एक इंसान को क्या हो रहा था ना, कि उतनी लाभ नहीं मिल पा रही थी। कहीं ना कहीं लोग क्या थे, उससे प्रॉब्लम्स में थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, एक छोटा सा राज्य बना और हर एक प्रजा को यानी कि हर एक लोग को यानी कि हर एक पीपुल को अगर लाभ मिलना स्टार्ट हो गया, तो लोग क्या हुआ, अपने प्रति यानी कि राष्ट्र के प्रति उनका लगाव बढ़ना शुरू हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी राष्ट्रवाद बनता है ना, तो जब लोकतंत्र आएगा, अगर कोई एक देश बनाएंगे तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, राष्ट्र चिन्ह होनी चाहिए, राष्ट्र गीत होनी चाहिए। तो ये सब आने स्टार्ट हो गए। तो जैसे यहाँ पे दे रहा है कि नए प्रतीकों और चिन्हों ने, नए गीतों और विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए और समुदाय की सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया। अब हम आगे देखेंगे कि ज्यादातर देश में इसी नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुई। अब हम क्या करेंगे, अब इसी यानी कि ये जो चीज दिया हुआ है ना, कि ये जो सीमाएं बांटी गई, यहाँ पे लोगों का अपने देश के प्रति लगाव बढ़ा। तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे ये भारत में ये सब आना स्टार्ट हुआ। तो पहले हम कुछ यूरोप के बारे में भी अभी जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि वियतनाम और दूसरे उपनिवेशों के तरह भारत में भी क्या हो गया कि राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उप, अ, उपनिस उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। यानी कि यहाँ भी क्या हुआ था, पहले भी तो था, यानी कि यहाँ की सरकारें क्या थी, जब 1947 के पहले, तो आप जान ही सकते हैं कि वहाँ पे अंग्रेज थे।
और 1947 के बाद ही क्या हुआ, भारत में लोकतंत्र का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि दे रहा है कि जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो उस समय क्या था कि बहुत ही ज्यादा उपनिवेशवाद जो विरोधी आंदोलन हुए थे, जैसे गांधी जी ने बहुत सारा आंदोलन किया था, हर एक राज्य नेता जो थे बहुत सारे आंदोलन किए गए थे, तब न जाके हमारे भारत को आज़ादी मिली, तब जाके हम क्या कर दिए, वहाँ पे लोकतंत्र का निर्माण हो गया। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे, यानी कि जब एकजुट लोग मिलकर और एक दूसरे चीज का आंदोलन करना शुरू कर दिए, तब ये क्या जाने कि हाँ यहाँ पे एकता क्या होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं उत्पीड़न दमन के साझा भाव के विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था, लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। पहले भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा या किसी से सुना होगा कि जैसे कि भारत में जब इंग्लैंड के जो लोग थे वो जब आए तो क्या किए, यहाँ पे तो जाति पे क्या कर दी, यहाँ पे लोगों के बीच लड़ाई करवा दी। लेकिन यही जो इंग्लैंड वाले जो थे ना, ये भी क्या थे, अफ्रीका, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी क्या थे ना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पता होगा कि बहुत सारे देश हैं, उस पे इन लोगों का भी राज था, लेकिन वहां पे इन लोगों ने क्या कर दिया। अमेरिका में भी ऐसे ही हुआ। अमेरिका में भी क्या हुआ था, अमेरिका में जैसे कि काले और गोले रोग, तो अमेरिका में क्या थे, वहां पे बहुत ही ज्यादा गोरे लोग पहले से ही थे, लेकिन बाहर से क्या हुआ था ना कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कुछ लोग और भारतीय मूल के कुछ लोग वहां पे बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए थे। तो वहां पे क्या हुआ कि गोरे और कालों के बीच में क्या इन्होंने लड़ाई छिड़ दी। तो वहीं पे आपने पढ़ा होगा कि जोहान्सबर्ग में भी क्या हुआ था कि गांधी जी को उठा के ट्रेन से फेंक दिया गया था। तो जैसे उधर यानी कि वहां पे क्या कर दिए गए थे, ये लोग रंगभेद की नीति अपनाया था, तो वैसे ही भारत की नीति, भारत में कौन सी नीति को अपनाया गया था, यहाँ पे जातिवाद को चला दिया गया था। तो वही सब देखकर गांधी जी ने क्या किया था, यहाँ पे हर वर्ग जैसे समूहों को मिलाया और वहां पे क्या कर दिया, इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। तो वही बातें यहाँ पे दे रहा है। फिर उन्होंने यहाँ पे देने शुरू किया कि उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। फिर देखिए अब महात्मा गांधी क्या बोल रहे हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, लेकिन महात्मा गांधी कभी कांग्रेस की तरफ से नहीं, तो वो क्या थे कि इंडिपेंडेंट लीडर थे। तो उन्होंने क्या कर दिया कि हाँ, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने क्या कर दिया कि बहुत बड़े समूहों को इकट्ठा कर दिया। अब क्या हुआ, तो परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे, क्योंकि इसमें क्या था, अभी अब मैंने बताया कि जातिवाद, और जब भी एक यानी कि यहाँ पे आंदोलन बनता था तो अंग्रेज क्या करते थे, किसका यूज करते थे, एक जाति समूह को ऐसा लाभ दे देते थे कि वो क्या करता था, आंदोलन छिड़ देता था, नहीं तो उनसे अलग हो जाता था। तो वही बातें यहाँ पे दे रहा था कि जब भी आंदोलन होता था तो एकता की वहां पे क्या होती थी, टकराव हो जाती थी। अब चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे देखिए। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय का, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद क्या कैसे उदय हुआ, यानी कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे 1947 के बाद की कहानी, और ये कैसे कैसे 1947 के पहले कैसे कैसे आंदोलन हुआ था, उन सब के बारे में भी हम चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर कह रहे हैं यहाँ पे 20वीं सदी के पहले दशक तक, यानी कि 20वीं सदी बोल रहा है, तो यानी कि 1920 यानी कि 1900 के आसपास ये बोल रहा है। अब ये कह रहे हैं 20वीं सदी के पहले दशक तक की कहानी पढ़ी थी। अब इस अध्याय में हम क्या करेंगे, 1920 के दशक वाले अध्ययन करेंगे, यानी कि 1920 के बाद। अब गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन 1920 के बाद किया, 1919 में कौन सा आंदोलन किया था, इन सब के बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे। अब जैसे कि दे रहा है कि पहला विश्व युद्ध, अब ये कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था। कब हुआ था, 1914 में हुआ था। खिलाफत और असहयोग आंदोलन, अब ये जो था तो ये तो पूरे तो विश्व लेवल पे हुआ था। ये खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन कहाँ था, ये भारत में गांधी जी ने शुरू किया था। तो पहले अगर विश्व यानी कि पहला विश्व युद्ध जो दे रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। ये हुआ कब था, तो ये 1914 में हुआ था, 1914 में, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे दे रहा है कि 1919 से बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया, यानी कि 1919 के बाद क्या हो गया कि जो भी आंदोलन राष्ट्रीय दल पे किए जा रहे थे, ये क्या हो गया कि पूरे भारत में फैलना, पूरे भारत के इलाकों में फैलना शुरू हो चुका था। और इसमें क्या हुआ कि नए सामाजिक समूह शामिल हो गए, अलग अलग जो सामाजिक समूह भी थे वो भी शामिल होकर क्या करने लगे, आंदोलन में शामिल हो गए और संघर्ष करना शुरू कर दिया। अब ये जो था संघर्ष की जो नई पद्धति सामने आ रही थी धीरे धीरे,
क्या हो रहा था, जब लोग नए नए सामाजिक समूहों के लोग जब इस आंदोलन में जुड़ रहे थे तो क्या हो रहा था कि संघर्ष जो थी ना, इसमें क्या हो रहा था कि नई पद्धति सामने आ रही थी। अब इसके बदलावों को कैसे इसमें बदलाव आ गया, आखिर कैसे भारत आज़ाद हुआ, भारत में कैसे राजतंत्र के स्थान पे लोकतंत्र की व्यवस्था की गई, अब हम इसके बारे में देखना शुरू करेंगे। पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहली बात होगी विश्व युद्ध पे, कि जो विश्व युद्ध था ना, विश्व युद्ध के बाद ही क्या हुआ कि बहुत सारे देशों में बदलाव आया। तो विश्व युद्ध ने क्या किया कि एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। जब विश्व युद्ध होता है तो क्या होता है, आर्थिक स्थिति तो आती ही है, आर्थिक मंदी आएगी ही। अब ये विश्व युद्ध के कारण क्या हुआ कि रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ, और इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए। अब देखा गया कि युद्ध हो रहा है तो वहां पे क्या होना चाहिए, रक्षा की भी तो व्यवस्था करना शुरू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जब भी युद्ध छिड़ गया तो सारे देश क्या करने लगे अब कि रक्षा व्यय पे भारी इजाफा होने लगा, यानी कि जो रक्षा था डिफेंस लेवल पे क्या होने लगा, ज्यादातर खर्चा होना शुरू हो गया। और इस खर्चे की भरपाई करने के लिए क्या हो रहा था, युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए और करों में वृद्धि कर दी गई। तो यहाँ पे आप इस लाइन को थोड़ा सही से समझिए कि जो यहाँ पे दे रहा है कि रक्षा में व्यय की गई, रक्षा के व्यय में इजाफा किया गया, तो क्या किया गया, यानी कि जो विश्व युद्ध हुआ था ना, तो इसमें आर्थिक और राजनीतिक स्थिति तो पैदा हुई थी, लेकिन जो भी देश था वो क्या कर रहा था, उसकी अपने देश की रक्षा के लिए ना जितना भी ज्यादा हो सकता था वो और किसी पे नहीं, लेकिन डिफेंस लेवल पे क्या कर रहा था, पैसे ज्यादा खर्च कर रहा था, यानी कि इजाफा ज्यादा हो रहा था पैसे की। इसमें सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए। अब ये पैसे आएंगे कहाँ से, तो कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। करों को बढ़ाया जा रहा था, जो सीमा शुल्क थी उनको बढ़ा दिया गया, और आयकर भी शुरू कर दी गई, यानी कि जितने भी टैक्सेस थे ना वो स्टार्ट कर दिए गए। क्या करने के लिए, पैसे लूटने के लिए, कि कैसे भी करके पैसे इकट्ठे किए जाएं और जो डिफेंस लेवल की सामान है, यानी कि डिफेंस लेवल के जो वेपन्स होंगे उनको इकट्ठा किया जाए, जो औजार होंगे, उसके लिए क्या कर दिया गया, ये पैसे वसूलने का नया तरीका अपना लिया लोग। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। अब जब मंदी आएगी तो कीमत तो बढ़ेगी, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़नी स्टार्ट हो गई। अब ये जो युद्ध का काल था वो कब था, 1940 से स्टार्ट हुआ, लेकिन टेंशन तो स्टार्ट था यहाँ पे देखिए 1913 1918, यानी कि इसी के बीच में तो युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध। अब यहाँ पे देखिए कि 1930 से लेकर 1918 के बीच क्या होगा, कीमतें दुगनी हो चुकी थी। अब इसी के बीच जब युद्ध हुआ तो कीमतें क्या होगी, आर्थिक मंदी तो आएगी, हर सामान पे क्या होगा, हर गुड्स का कॉस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वही दे रहा है यहाँ पे कि 1913 और 1918 यानी 1913 से 1918 के बीच में पूरे यानी कि जितने भी गुड्स यानी कि जो सामान थे ना उनकी जो कीमत थी ना वो दुगनी हो चुकी थी। अब हम देखेंगे इसमें कि जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। अब आम लोगों की मुश्किलें तो जो हमारे पब्लिक है उनकी मुश्किलें तो बढ़ेगी, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी आम लोग थे ना उनकी मुश्किलें बढ़ गई कि इतना जो खर्चा यानी कीमत बढ़ गई है, तो अब कैसे वहां पे लोग क्या करें। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती भी किया गया। आपने पहले भी पढ़ा होगा, ब्राजील के बारे में जब हम लोग पढ़े थे तो इसमें क्या था कि वहाँ पे, या आपने श्रीलंका के बारे में भी पढ़ा था, तो वहाँ पे क्या किया जा रहा था, यहाँ पे जबरन भर्ती करना शुरू कर दिया गया। किनको, सिपाहियों को। अब क्यों, क्योंकि जब युद्ध छिड़ जाएगा तो वहाँ पे सैनिक तो होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या कर दिया कि जो भी सैनिक होता था गाँव के लोगों को क्या कर दिया गया था कि जबरन भर्ती कर दिया गया, जिसके कारण क्या हो गया कि ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। जबरन जब गांव के लोगों को उठाकर सिपाही में भर्ती कर दिया गया मरने के लिए, लड़ने के लिए, तो वहां पे ग्रामीण इलाकों में क्या हो गया कि बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल बन गया। वहां पे लोगों के बीच क्या हो गया, सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ गई। अब जैसे कि 1918 और 1919 कहने का मतलब 1918 और 1919 और 1920 और 1921 के देश में बहुत सारे हिस्सों में क्या होगा कि फसल खराब होगी। अब युद्ध होंगे तो फसल खराब होनी ही है, और बहुत सारे लोग जो थे, जो जवान लोग थे, उनको सिपाही में भर्ती कर दिया जा रहा था। तो गांव में भी क्या होगा, एग्रीकल्चर में भी यानी कृषि के भी क्षेत्र में मार पड़ेगी। तो वहीं पे यहाँ पे दे रहा है क्या कि 1920-21 में, 1918-19 में क्या हो गया कि वहां पे फसल क्या हो गई, बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई। अब हम देख रहे हैं क्या कि जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव हो गया। अब जब एग्रीकल्चर ही पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी तो वहां पे क्या होगा, खाएंगे कहाँ से। तो जब यहाँ पे 1920 और यही जो साल है ना, इसी में भूखमरी सबसे बड़ी आई थी और सबसे बड़ी मंदी आई थी, और इसके बाद पूरी तरीके से चेंज बदलाव भी हुआ था। तो 1921 में 1920 के बारे में बात हम करें तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे एग्रीकल्चर फसल तो खराब हो गए, जिसके कारण क्या हुआ, खाद्य पदार्थों की भारी अभाव हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे उसी समय जो फ्लू की बीमारी
महामारी फैल गई। अभी आप पढ़े 1920, जैसे कि यहाँ पे दे रहा है फ्लू की बीमारी, तो हर 100 साल पे कोई ना कोई बीमारी आती है। 1920 में उस समय आया फ्लू की बीमारी, अब देखिए क्या आ गया 2020 में, यहाँ पे कोरोना का काल है। तो वही दे रहा है यहाँ पे कि 1920 में क्या होगा कि वहाँ पे खाद्य तो पदार्थों की भारी अभाव हो ही गया, एग्रीकल्चर भी धीरे धीरे क्या हो नष्ट होने शुरू हो गए, और यहाँ पे महामारी भी फैल गई। यानी कि जो 1920 था ना, 1920 और 21 का जो साल था ना, पूरे देश का, विश्व का, उसकी हालत खराब हो गई। यहाँ पे दे रहा है कोई जो फ्लू की महामारी थी वो क्या हो गई पूरे मास लेवल पे, यानी कि ग्लोबल रूप पे क्या हो गई, फैल गई। और 1921 में यानी 1921 की जनगणना के मुताबिक यहाँ पे क्या हुआ कि महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। यानी कि उस समय जो था ना 120 से लेकर 130 लाख लोग मारे गए, यानी कि 1 करोड़, लगभग अराउंड 1 करोड़ लोग क्या गए थे, मारे गए थे। और यहाँ पे देखिए जब इन लोगों की जो भी महामारी के कारण इतने लोग मरने लगे, लेकिन वहां पे केवल महामारी के कारण ही लोग नहीं मर रहे थे, महामारी से तो मर ही रहे थे, लेकिन आप इस पॉइंट को देखिए यहाँ पे खाद्य पदार्थों की भी कमी आ गई थी। तो जो 1920 में यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग मारे गए। 1921 में जनगणना के मुताबिक देखा गया कि 120 से लेकर 130 लाख लोग भी क्या हो गए, मारे गए। किसके कारण, ये फ्लू के कारण, महामारी के कारण। लेकिन यहाँ पे जो डाटा आप देख रहे हैं ना 120 से 130 लाख, ये डाटा महामारी की सिर्फ नहीं थी, यहाँ पे डाटा जो था ना वो था खाद्य पदार्थों की अभाव। आप देख सकते हैं ना कि जब खाद्य पदार्थों की कमी आ जाएगी तो भूखमरी भी तो आएगी ना, तो वहां पे भूखमरी और इन महामारी से भी क्या हो गया कि बहुत सारे लोग मारे गए, 120 से 130 लाख। अभी जो 2020 का जो काल चल रहा है वो 2020 में क्या चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, इसमें भी लोग क्या हो रहे हैं, मास लेवल पे मर रहे हैं, धीरे 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 इनकी संख्या बढ़ रही है। अब तो 8 से 9 लाख भी लोग मर गए, लेकिन अभी भी उस समय की डाटा से ये डाटा बहुत कम है। कहने का यहाँ पे देखिए 120 लोग कम है, 120 लाख है, और अभी कहाँ 8 लाख। तो ये जो साल है ना यानी कि 1920, ये क्या था, पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही काल का दिन समय था। लोगों की उम्मीदें जो थी ना वो क्या हो गई, युद्ध के खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएगी। लोग जो सोच रहे थे कि चलो युद्ध जो है वो खत्म हो जाएगी तो हमारी मुसीबतें क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, हमारी जो मुसीबत बनी हुई है वो कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लोगों की जो सोच थी उसका विपरीत यहाँ पे होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि जो 1914 में विश्व युद्ध हुआ, 1918 तक चला, और 1918 के बाद में जैसे युद्ध खत्म हुआ तो लोग तो थे कि चलो ये युद्ध हो गया तो आराम से क्या होगा कि लाइफ हमारी इस युद्ध के बाद नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन 1920 में 1920 में युद्ध जैसे ही उधर खत्म हुआ तब तक यहाँ महामारी ने अपना कदम रख दिया, और ये जो महामारी है ये धीरे 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 ग्लोबल रूप पे, वर्ल्ड लेवल पे क्या हो गई, फैल गई पूरे विश्व में धीरे धीरे। लेकिन एक कम्युनिटी यानी कि एक ही स्टेट, कोई नहीं कहने का मीन है एक ही जगह पे ये ज्यादा फैलना शुरू हो गई थी। लेकिन ये आज जो कोरोना है ना ये पूरे विश्व लेवल पे ही ज्यादा फैल रहा है। तो लोगों की जो उम्मीदें थी कि नहीं चलिए हमारा जो युद्ध चल रहा है ये विश्व युद्ध पूरे ग्लोबल लेवल पे चल रहा है, वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है, ये युद्ध अगर खत्म हो जाएगा तो हमारी मुसीबतें तो कम हो जाएगी। लेकिन लोगों का ये सोचना सबसे गलत था, यानी कि वहां पे ये गलत था। अब लोग जो थे ना इसके विपरीत हो गया, लोगों के सोच के विपरीत हो गया। लेकिन अब यहाँ पे इसी समय एक नेता सामने आया, क्या हो गया, एक नेता सामने आया। अब वो कौन सा नेता था भाई, तो नेता, और उस नेता ने क्या किया कि संघर्ष का एक नया ढंग और एक नया तरीका पेश कर दिया। और उस नेता का नाम क्या था, हमारे बापूजी। कौन थे, बापूजी थे, जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अब इनका कदम पड़ गया। हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे हैं भारत का राष्ट्रवाद, तो हम लोग तो गांधी जी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो आपने अब तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, गांधी युग स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि गांधी जी ने क्या 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 करना स्टार्ट किया, वो कब साउथ अफ्रीका से वापस लौटे, उनको जोहान्सबर्ग में फेंक दिया गया था ना, साउथ अफ्रीका गए थे तो वहां पे काले और गोरे लोगों के बीच में जंग छिड़ा हुआ था, तो ये तो गए और वहां से लौटे। लेकिन लौटने के बाद इन्होंने अपना जंग छीड़ दिया। अब एक वर्ड आपने पढ़ा था जबरन भर्ती,
ये जबरन भर्ती कौन कर रहा था? ये इंग्लैंड वाले लोग कर रहे थे और कोई नहीं कर रहा था। कौन कर रहा था? इंग्लैंड वाले लोग कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पे जबरन भर्ती, इस प्रक्रिया में अंग्रेज जो थे भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे। अब जबरदस्ती का मतलब क्या हो गया, आप समझ ही सकते हैं। अगर किसी को जबरदस्ती हम कोई काम कराएंगे, इसका मतलब होता है कि उस इंसान को कोई फायदा ही नहीं होगा। तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि गांधी जी ने क्या क्या किया, यानी कि ये जो संघर्ष थी बापूजी की और ये जो नया तरीका उन्होंने पेश किया लड़ने का, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। गांधी जी के बारे में तो आप अच्छे से ही परिचित होंगे। वो क्या थे? अहिंसा के पुजारी थे। हिंसा के पुजारी नहीं थे, वो अहिंसा के पुजारी थे। वो अहिंसा पे विश्वास ही नहीं करते थे, लोगों को लड़ने नहीं देते, यानी कि वो जो थे वो लड़ाई पे न जाके शांति का दूत थे। लड़ाई का दूत न होके वो शांति के दूत थे। और उन्होंने अपनी कैसी नीति, कौन से तरीके अपनाए जिससे कि बहुत ही बड़े लेवल पे बदलाव आ गया भारत में, तो आप देख ही सकते हैं। लेकिन गांधी जी के साथ साथ हम दो नाम, यानी कि बहुत सारे और भी क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुद्दीराम बोस, ये बहुत सारे, राजगुरु, सुखदेव, ये सब जो थे ना, ये भी हमारे बहुत ही अच्छे लेवल के क्रांतिकारी थे। हर इंसान अपने में बेहतर था। तो अब हम देख रहे हैं सत्याग्रह का विचार। अब ये जो सत्याग्रह का विचार आया भारत, यानी कि गांधी जी के ही मन में आया। तो ये जो सत्याग्रह का विचार है, इस सत्याग्रह में हुआ क्या था, कैसे कैसे गांधी जी इसमें कौन सी नीति, कौन सी पॉलिसी अपनाए, क्या क्या किए वो, कि भारत में ये बदलाव का तरीका धीरे धीरे शुरू हो गया। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो दे रहा है क्या कि गांधी, यानी कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। अब भारत लौटे तो भाई थे कहाँ पे ये, आखिर गांधी जी कहाँ थे? तो गांधी जी कहीं थे नहीं, वो गए हुए थे साउथ अफ्रीका। वो साउथ अफ्रीका में क्या करने गए थे? तो साउथ अफ्रीका में वो क्या करने गए थे? तो वहां पे एक मजदूर था जो इनको बुलाया था अपनी, क्या करने के लिए? अपने लिए वकालत करने के लिए, और ये वहां पे गए हुए थे। तो जब ये गांधी जी लौटे, कहां से लौटे हैं? तो दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं। तो इसके पहले अभी मैंने बता ही दिया कि दक्षिण अफ्रीका में थे। तो कहां थे लौटने से पहले? तो वो थे दक्षिण अफ्रीका में थे। और उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते चलाते हुए, यानी कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने जन आंदोलन छेड़ दिया। जन का मतलब लोगों के द्वारा आंदोलन शुरू कर दिए, और उसके रास्ते पे चलते हुए वहां की नस्ल भेदी, यानी कि जो नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। कहां पे? ये देखिए दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह का जन आंदोलन रास्ते पर चलाते हुए वहां की, कहां की? ये दक्षिण अफ्रीका के बारे में बात हो रहा है। तो चलिए थोड़ा सा इसे जानने से पहले हम थोड़ा इसे देख लेते हैं। ये क्या दे रहा है कि इस चित्र के बारे में दिया हुआ है, ये चित्र है क्या? तो पढ़ते हैं। ये चित्र है 6 नवंबर 1913 का, जब विश्व युद्ध के एक साल पहले की बात है, 1913। 6 नवंबर 1913 में न्यू सेकेल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे हैं इस जुलूस में। ये जुलूस कहां बढ़ रहा है? न्यू सेकल्स से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहा है। किधर बढ़ रहा है? न्यू सेकल्स और ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे हैं। इस जुलूस में महात्मा गांधी मजदूरों का नेतृत्व कर रहे थे। किसका नेतृत्व कर रहे थे? मजदूरों का नेतृत्व कर रहे थे। जब जुलूस को रोका गया, यानी कि जब इस जुलूस को रोका गया, कौन से जुलूस को? न्यू सेक्ल और ट्रांसवेल की तरफ बढ़ रही जुलूस जो बढ़ रही थी, उस जुलूस को। और ये जुलूस कौन ले जा रहा था? महात्मा गांधी जी ले जा रहे थे। किनके साथ में, किनके नेतृत्व में मजदूर बढ़ रहे? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में बढ़ रहे थे। अब क्या किया गया? वहां पे गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और हजारों मजदूरों और श्वेत के अधिकारों का हनन करने वाले नस्लभेदी कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह में शामिल हो गए। अब क्या हो गया? तो जब ये महात्मा गांधी को तो गिरफ्तार कर लिया गया, तो हजारों जो मजदूर थे, कौन मजदूर? हजारों मजदूर अश्वेत के अधिकारी, अश्वेत का मतलब काले रोग, रोग बोल रहा हूं मैं, सॉरी। अश्वेत का मतलब जो काले लोग थे। तो हजारों मजदूर अश्वेतों के अधिकारों का हनन करने वाले नस्लभेदी कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह में शामिल हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बातें सत्याग्रह की चल रही है, ये चल रही है वहीं पे। तो नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया, और इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। क्या कहते थे? सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति और आग्रह
और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। सत्याग्रह का मतलब क्या हो गया? सत्याग्रह का विचार ही था कि सत्य की शक्ति, यानी कि सत्य पे चल के, यानी कि सत्य जो है वो सत्य बड़ी शक्ति है। सत्य क्या है? सबसे बड़ी शक्ति है। आग्रह, आग्रह क्या है? आग्रह जैसे नहीं होता है कि हम आग्रह करते हैं, हम क्या करते हैं वहां पे? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे सत्याग्रह, यानी कि सत्य का मतलब सबसे बड़ी शक्ति मिली, और आग्रह जो था ये सत्य का खोज था और उस पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क के मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। यानी कि सत्याग्रह का जो मेन थीम था, मेन थॉट था, उसका जो समझाने का तरीका था वो क्या था कि अगर आप सत्य हैं, सत्य के रास्ते पे अगर आप चल रहे हैं, तो वहां आपको बल का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ऐसे ही सत्य के रास्ते पे चल के आपको क्या मिलेगा? सफलता मिल जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब स्टूडेंट। तो जैसे दे रहा है कि प्रतिशोध की भावना या आक्रामक, यानी कि जो आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकते थे। अब गांधी जी का ये जो गांधी जी की पॉलिसी तो थी सत्याग्रह, उन्होंने सत्याग्रह नाम भी सोच के ही रखा था, क्योंकि ये जो पॉलिसी थी सत्याग्रह की वो क्या थी? अहिंसा पे चलना है, हिंसा नहीं करना। सत्याग्रह में बलपूर्वक किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, शारीरिक बल का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ क्या था? बहुत ही शांति और अहिंसा के रास्ते पे चल के सत्याग्रह को काम किया जा रहा था। सत्याग्रह का जो वर्ड आपने देखा, प्रतिशोध, बदले की आग, आक्रामकता का सहारा लिए बिना। प्रतिशोध की भावना अगर आपके मन में है तो प्रतिशोध क्या करेगा? आपके अंदर गुस्सा को लाएगा ही, आप गुस्सा होइएगा ही और उससे आक्रामक भी होइएगा। तो ये जो प्रतिशोध की भावना थी और जो उसमें यानी कि उपने वाला, यानी कि आक्रामकता जो थी, इसके बिना ही क्या कर दिया गया? संघर्ष को सफल कर दिया गया। अब हम देखेंगे कि इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोरना चाहिए। क्या करना चाहिए? झिझोरना चाहिए। उत्पीड़न शत्रु की ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? प्रेरित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं आगे की क्या होता है। अब इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। अगर हम सत्य के रास्ते पे ही चलेंगे, लगातार अगर हार नहीं मानेंगे। अब ये नहीं कि सत्य पे चलते 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 अगर क्या हो गया कि अगर मुझे सत्य यानी कि कुछ सफलता नहीं मिल रही है तो हम प्रतिशोध में आ जाएं, आक्रामक हो जाएं, तो फिर क्या होगा? हम स्टार्ट कर देंगे, यानी कि स्टार्टिंग में हम चले जाएंगे, यानी कि शून्य के पास चले जाएंगे, जहां से स्टार्ट हुए तो वहीं पे। क्योंकि सत्याग्रह का मतलब ही है क्या करना? शांतिपूर्वक सत्य के रास्ते पे चलना। अब क्या हो गया कि गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। गांधी जी ने जब ये सत्याग्रह के भावों को देखा कि कैसे कैसे ये सफलता मिला हमें सत्याग्रह से, तब उन्होंने सोचा कि जो ये गांधी जी हैं वो क्या सोचे कि अहिंसा का यह धर्म क्या कर सकता है? भारतीयों के अंदर एकता के सूत्र को बांध सकता है। तो चलिए स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से काम किए गए। तो भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाई। वो सत्याग्रह हम बात कर रहे थे ना पहले वाला, अभी फर्स्ट पेज में, वो सत्याग्रह भारत के बारे में नहीं था। आपने पढ़ा है जगह, यहाँ पे जगह देखो, आपने पढ़ा कि ये जो नस्लभेदी सत्याग्रह जो थी वो दक्षिण अफ्रीका में थे और दक्षिण अफ्रीका में ही चल रहा था। यहाँ पे देखिए न्यू सर्कल से ट्रांसवाल, ये था वहां पे दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों मजदूरों फ्रॉक्रस्ट से गुजर रहे हैं। ठीक है, फॉकब्रस्ट। आगे देखते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पे देखेंगे कि भारत में जब गांधी जी ने अपने कदमों को रखा, उन्होंने क्या कर दिया? कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए और 1916 में यानी कि 1916 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया। क्या किया? बिहार के चंपारण इलाके के दौरे किया और दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित कर दिया।
क्योंकि आपने कौन सा ईयर पढ़ा, 1916। अभी अंग्रेज हमारे भारत में दिमक की तरह भी चाट रहे थे, यानी कि अभी भी हमारे देश में कौन थे, अंग्रेज बैठे हुए थे। तो ये जो सत्याग्रह चल रहा था, तो पहले इन्होंने क्या कर दिया, बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया। और कब किया, 1916 यानी कि 1916 में। किन्होंने किया, यानी कि महात्मा गांधी ने किया। अब वहां पे क्या होगा कि दमनकारी जो बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष के लिए प्रेरित किया, उन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ पे किसानों को प्रेरित किया कि अपने हक के लिए लड़िए, लेकिन अहिंसा से लड़िए, हिंसा से नहीं। 1916 में उन्होंने बिहार के चंपारण का तो किया इलाके का, वहां पे उन्होंने क्या कर दिया, एक वहां पे उन्होंने जगह बनाना स्टार्ट किया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि 1917 में, यानी कि 1917 में उन्होंने गुजरात के खेरा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि कब गांधी जी ने कहाँ के किसानों के लिए सबसे पहली बार सत्याग्रह भारत में आयोजन किया था, तो 1917 में उन्होंने गुजरात के खेरा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। लेकिन 1916 में चंपारण में उन्होंने तो पहले ही गए हुए थे। अब हम आगे देखेंगे क्या कि फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेरा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। आप देखिए क्या पढ़ रहे हैं, 1916। तो वहां पे क्या हो गया कि प्लेग की बीमारी आ गई। प्लेग अब किससे होता है भाई, किससे स्टूडेंट हमारा फैलता है प्लेग, तो ये होता है चूहों से। प्लेग क्या होता है, चूहों से फैलता है। तो फसल भी खराब हो गए थे वहां की, प्लेग की महामारी भी अपना कदम फैला रही थी, वहां पे पैर पसार रही थी खेड़ा जिले में। और वहां के लोग क्या थे, लगान चुकाने की हालत में तो थे नहीं। अब वहां पे खेती ही नहीं होगी, फसल ही खराब हो जाएंगे, तो किसान किससे जीते हैं, वो फसल के हिसाब से ही ना जीते हैं। फसल अपना उगाते हैं और फसल के हिसाब से क्या करते हैं, वो अपनी जीवन यापन करते हैं। लेकिन अगर फसल ही खराब होगी तो लगान चुकाएगा किसान कहाँ से। लेकिन वहां पे तो क्या था, वो जो थे अंग्रेज क्या थे, क्रूर थे, और वो किसानों को पीटते थे, किसानों से जबरदस्ती किया करते थे। और वहां पे कैसे भी करके वो चाहते थे कि हमें लगान मिल जाए। तो वहां पे गांधी जी का पैर पड़ा, और गांधी जी ने क्या किया कि इन किसानों को प्रेरित करना शुरू किया सत्याग्रह के लिए। अब हम आगे देखेंगे कि वो गांधी जी, यानी वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। कौन चाहते थे, गांधी जी। अब लगान जो है, अगर वहां के लोगों को दिक्कत आ रही है, लोग अगर कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास खेती अगर खराब हो गई है, फसल नुकसान हो गई, फसल खराब हो गई है, तो लगान अगर नहीं चुका सकते हैं, तो गांधी जी का कहने का मीन्स था वहां पे कि आप इस लगान में थोड़ी ढील दीजिए, वसूली में थोड़ी ढील दीजिए। आप जबरदस्ती उस टाइम पे, या जब लगान लेना है तो थोड़ी सी ढील देकर किसानों को टाइम दीजिए, समय दीजिए, ताकि ये आपके लगान को चुका सके। कौन, गांधी जी बोल रहे थे। अब 1918 में क्या हो गया, 1918 में गांधी जी जो थे सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद पहुंचे। अब ये गांधी जी का जो पैर पड़ा ना 1915 में, तब ये क्या किए, अब स्टार्ट कर दिए अपना कार्यकाल। यानी कि अब भारत के एक एक जगह पे अंदर चलते गए। यानी कि अभी तक खेड़ा में गुजरात के, लेकिन गुजरात के अहमदाबाद में ही घुस गए। और वहां पे जो सूती कपड़ा कारखाना था ना, वहां पे जो मजदूर किया करते थे, सूती कपड़ा कारखानों में काम किया करते थे, उन मजदूरों के लिए ये क्या कर दिए, लड़ना शुरू किए, सत्याग्रह का आंदोलन छेड़ दिए कि वहां पे, क्योंकि मजदूरों के लिए इसलिए लड़े क्योंकि वहां पे मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार, या उनकी कीमत, यानी कहने का मीन्स है कि जो वो कार्य करते थे उसके अनुसार उनको पैसे नहीं मिलते थे। तो अभी आपने क्या पढ़ा है स्टूडेंट, 1916 में उन्होंने पैर रखा कहां पे, बिहार के चंपारण में। 1917 में इनका पैर चला गया गुजरात के खेड़ा में, और वहां पे उन्होंने क्या कर दिया, किसानों के लिए सत्याग्रह लड़ा। फिर उन्होंने 1918 में, यानी कि एक साल के बाद ही वो कहां पे इन कर गए, अहमदाबाद के मिल कारखाने ने, सूती कपड़ा कारखाने में इन कर गए, घुस गए। तो गांधी जी की जो पॉलिसी थी, आप देख ही सकते हैं कि कैसे कैसे वो भारत के लिए लड़े और क्या क्या किए। तो पहले चलिए रॉलेट एक्ट को पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि जो सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार जो थे ना, वो कौन कौन से विचार थे। चलिए स्टूडेंट देखते हैं। कहा जाता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार है। निष्क्रिय का मतलब क्या होता है, पैसिव, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनएक्टिव। पहले इसके बारे में समझ लिए। अगर आप कमजोर है ना, तो आप तो शारीरिक बल से जीत नहीं सकते हैं भाई, तो ये तो बहुत बड़ी फंडा है। आप तो शारीरिक बल से क्या कर सकते हैं, सामने वाले को हरा ही नहीं सकते हैं अगर आप दुर्बल है तो। अगर आप शारीरिक बल से दुर्बल हो या पैसे से दुर्बल हो तो आप नहीं हरा सकते हैं।
लेकिन आपका एक ही हथियार हो सकता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर निष्क्रिय प्रतिरोध है तो दुर्बल का हथियार है निष्क्रिय प्रतिरोध, यानी कि वो क्या करे, शांति से प्रतिरोध कर दे किसी का, तो वो दुर्बलों का हथियार है। आप अगर कमजोर हैं तो आप शारीरिक बल का न इस्तेमाल करके माइंड का इस्तेमाल करिए और वहां पे क्या करिए कि एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन इस लेख में जिस शक्ति की बात की गई है उसे केवल ताकतवर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ताकतवर। और यह निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है, इसके लिए सघन निष्क्रियता चाहिए, यानी कि मिलजुल के काम। अब अकेले जाके किसी से लड़ना स्टार्ट करिएगा शांतिपूर्वक तो आपको बस आप समझ ही सकते हैं। अफ्रीका का आंदोलन निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय आंदोलन था। अब आप कह सकते हैं कि जो अफ्रीका में सत्याग्रह महात्मा गांधी ने छेड़ा था तो वहां पे ये जो आंदोलन था ना, ये निष्क्रिय नहीं था, इनएक्टिव नहीं था। यहाँ के लोग थे थोड़े गुस्सैले टाइप के थे, वहां पे सक्रिय आंदोलन था। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। आप यहाँ पे अब देखिए, सत्याग्रह के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब याद मत कर लीजिए सत्याग्रह सत्याग्रह, भारत में महात्मा गांधी ने ये सत्याग्रह किया, ये किया, वो किया, लेकिन सत्याग्रह का जो मेन फंडा है वो क्या है पहले ये समझिए। तो सत्याग्रह क्या था? शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रही अपने शत्रुओं को कष्ट नहीं पहुंचाता। अपने शत्रु को जो सत्याग्रही है वो कष्ट नहीं देते हैं। ये सत्याग्रह का मतलब ही है सत्य के रास्ते पे चल के आग्रह से, रिक्वेस्ट से अपने कामों को निकालना। वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता है, यानी कि जो सत्याग्रही है सामने वाले का विनाश नहीं चाहता है, वो चाहता है कि हमारे प्रति जो हम पे जुल्म किए जा रहे हैं ये जुल्म को हटाओ, तुम जियो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे इस जो जुल्म हमारे हम पे किए जा रहे हैं इस जुल्म को भाई तुम हटा दो। ये सत्याग्रह का मेन फंडा था। अब जो दे रहा है क्या कि सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता। दुर्भावना का मतलब क्या हो गया? दूसरों के प्रति घृणा। ये सत्याग्रह में नहीं था। यानी कि आप सोच सकते हैं कि सत्याग्रह क्या था? एक शुद्ध स्पष्ट क्या था? बहुत ही अच्छी, यानी कि शांति के रास्ते पे चल के विजय प्राप्त करना। बस इसी का यही फंडा था। सामने वालों को नुकसान नहीं पहुंचाना, सामने वालों के बारे में खराब नहीं सोचना, बस खुद के फायदे के बारे में सोचो, लेकिन उस फायदे में भी क्या हो, सामने वाले का नुकसान नहीं हो, ये भी याद रखो। ये सत्याग्रह का मेन पॉलिसी था। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है। ये क्या था? आत्मबल। अब आत्म का मतलब होता है सेल्फ डिफेंस करना, सेल्फ स्ट्रांग होना, यहाँ पे दिया हुआ है। सत्याग्रह में अगर आप कर रहे हैं ना सत्याग्रह, तो अगर अंदर से मजबूत नहीं है खुद, तो सत्याग्रह में आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरे के प्रति अगर दूसरे पे निर्भर है तो वो आपको क्या होता है ना, वहां पे ये सत्याग्रह नहीं है। सत्याग्रह का मतलब ही हो गया कि अपने अंदर से अगर मजबूत है, शारीरिक बल से नहीं, आप अपने आत्मबल से अगर मजबूत हैं तभी ये सत्याग्रह में आप जा सकते हैं। सत्य ही आत्मा का आधार होता है और इसलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया। और आत्मा ज्ञान से हमेशा लैस होती है और इसमें प्यार की लौ जलती है और अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। अहिंसा का मतलब समझ रहे हैं? हिंसा नहीं, किसी को मारना नहीं है, बस प्यार से काम निकलवाना है। ये किसकी पॉलिसी थी? गांधी जी की। और इसकी जस्ट अपोजिट पॉलिसी थी भगत सिंह की। क्या था उनका पॉलिसी? मारोगे तो मारूंगा। और गांधी जी की पॉलिसी थी एक थप्पड़ लगाओ तो दूसरा थप्पड़, यानी दूसरा गाल सामने ला दो। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत के विनाशकारी शस्त्रों के मामले में ब्रिटेन या यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता। ब्रिटेन या यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता। अंग्रेज जो थे ना, वो युद्ध की देवता की उपासना करते थे। किसकी? युद्ध की देवता की। अब युद्ध का देवता आ गया तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो हमारा मार्स है ना, मंगल ग्रह, वो युद्ध का ही देवता है। गॉड ऑफ मार्स, गॉड ऑफ वार। ये सब हथियारों से लैस हो सकते हैं और हो जाते रहे भी हैं। भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार लेकर नहीं सकते। उन्होंने अहिंसा के धर्म को आत्मसात कर लिया है। यहाँ के लोग क्या थे? अब तो जाके क्राइम रेट बढ़ रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग क्या है? अच्छे। अब यहाँ पे हम देखेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट? रॉलेट एक्ट के बारे में। तो स्टूडेंट हम पढ़ेंगे अब रॉलेट एक्ट के बारे में। ये रॉलेट एक्ट कब आया, रॉलेट एक्ट क्या था, इसे कौन लाया, महात्मा गांधी की पॉलिसी रॉलेट एक्ट में क्या थी, ये सब के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे दे रहा है कि इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। क्या?
राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह चलाने का, छोटे छोटे जब इनको सफलता मिलती गई, छोटी छोटी सफलता इनको मिलती चली गई महात्मा गांधी जी को, तो उससे ये उत्साह हो गया, इनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, और इस सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मनिर्भर हो गए ये। और जब ये आत्म उत्साहित होने लगे कामयाबी मिलते ही, तब इन्होंने क्या कर दिया कि देखा कि मुझे तो सफलता मिल ही रही है, तब इन्होंने क्या कर दिया कि राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला कर दिया, यानी पूरे राष्ट्र के लेवल पे, एक छोटे छोटे लेवल पे नहीं, पूरे भारत लेवल पे इन्होंने राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाना शुरू किया, नहीं करने के लिए सोच लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बहुत जल्दीबाजी में पारित कर दिया गया था। कहने का मीन्स है कि जो सत्याग्रह चलाने का जो फैसला किए थे, तो उसमें भारतीय जो सदस्य थे, भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद क्या हो गया कि इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में क्या कर दिया, पारित कर दिया था। और इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जब ये जल्दीबाजी में जो पारित कर दिया गया कानून, वहाँ पे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दी क्या कर दिया, में पारित तो कर दिया, लेकिन इस कानून के जरिए क्या हो गया कि सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था, यानी कि बिना किसी मुकदमा चलाए आप उठा के जेल में बंद कर दीजिए। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसा ढंग से नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाए, और इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं कि अब यहाँ पे रॉलेट एक्ट किसके लिए चलाया गया था, ये कानून बना हुआ था जिसमें क्या था, लोगों को बिना मतलब कि मुकदमा चलाए ही 2 साल के लिए कैद में बंद कर देना बिना किसी कारण से। अब ये जब देखे गांधी जी, तो गांधी जी को रहा नहीं गया, और उन्होंने क्या कर दिया, इसमें नागरिक आंदोलन छेड़ दिया, और ये 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। अब स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि विभिन्न शहरों रैली जुलूसों का आयोजन किया गया, रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई, व्यापक जन उभार से चिंतित और रेलवे टेलीग्राफ जैसे संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादी दमन शुरू कर दिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि जब उन्होंने कर ही दिया कि नहीं हड़ताल शुरू कर दो 6 अप्रैल से, तो आप देखते हैं बहुत सारे लोगों ने इनका साथ दिया और रेलवे वर्कशॉप के कामगार हड़ताल पे चले गए। व्यापक जन उभार से क्या होगा, चिंतित तथा रेलवे में टेलीग्राफ जैसे संचार सुविधा भंग हो गई। आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादी पर दमन शुरू कर दिए। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। अब देखा गया क्या कि एक छोटा सा इंसान क्या कर रहा था, पूरे देश में अपना राष्ट्रवाद फैलाना शुरू कर दिया था। तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि बोला कि अरे यार ये तो दिल्ली में आ जाएगा तो घमासान कर देगा, तो गांधी जी को दिल्ली आने में प्रवेश में वर्जित कर दिया गया। बोल दिया गया कि गांधी जी आप दिल्ली नहीं आइए, दिल्ली में उनको आने से पाबंदी कर दिया गया। अंग्रेज जो थे एक अकेले इंसान से क्या हुआ था, डर गया था। अमृतसर में क्या कर दिया गया, नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर क्या चला दी, गोली चला दी। 10 अप्रैल को जब एक पुलिस ने क्या कर दिया, अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस चल रहा था। अब गांधी जी की पॉलिसी थी शांति से चलाओ, कुछ करना नहीं है, पुलिस ने क्या कर दिया, गोली चला दी। और इसके बाद लोग जो थे बैंकों, डाकघरों और रेलवे स्टेशन पर हमले करने लगे। अब लोग आक्रोशित हो गए, भाई मैं तो शांतिपूर्वक चल रहा हूं और तुम जो हो उंगली डाल रहे हो, उंगली कर रहे हो, गोली चला दी तुमने। अब गोली चला दी तो भुगतना तो पड़ेगा ही। लोग तो थे आक्रोश में आ गए। अब एक अकेले गांधी जी के कहने से क्या होगा, लोग गोली तो चला दिया गया, अब वहां के लोग तो भड़क गए। अब भड़कने के बाद क्या कर दिए, बैंकों पे लूटने चले गए, बैंकों पे हमला कर दिया, डाक खानों पे हमला कर दिया, रेलवे स्टेशनों पर हमला कर दिया। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। वहां पे क्या कर दिया गया, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, वहां पे कानून साबित कर दिया मार्शल लॉ। और इसको किसने संभालिया, जनरल डायर, जो कि बहुत ही क्या था, जलियांवाला बाग तो याद ही होगा सबको, तो यही था, जनरल डायर ने कमान संभाल ली। और 13 अप्रैल को क्या हो गया कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल 1913
और 1919 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जनरल डायर ने क्या क्या कारनामा किया, कितना क्रूर था, और इस जनरल डायर को कैसे उधम सिंह ने मारा जाके, ये सारी स्टोरी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ ले रहे हैं। अब हम इसमें देखेंगे क्या कि 13 अप्रैल को क्या हो गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, और उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना वैशाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। बहुत सारे लोग गए थे वहां पे, सालाना वैसाखी मेला लगता था, वहां पे शिरकत करने के लिए लाखों यानी कि बहुत सारे लोग गए थे वहां पे, हजारों की संख्या में। काफी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून के विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे वहां पे, यानी कि हर मामले के लोग थे। और यह मैदान चारों तरफ से बंद था, चारों तरफ से क्या था, घिरा हुआ था, एक ही था वहां पे जाने का रास्ता। शहर से बाहर होने वाले वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। लोगों को पता ही नहीं था कि इस इलाके में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है, किसको, लोगों को पता नहीं था। और उस मार्शल लॉ का जो हेड था वो कौन था, जनरल डायर था। अब क्या हो गया कि जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा, हथियारबंद से लैस थे लोग, और वहां पे पहुंचा, और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए, जो भी निकल जा सकता था ना उसके सारे रास्ते बंद कर दिए गए। और इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी और सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय की भावना पैदा करने के एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। तो आपने देखा कि कैसे ये क्रूर इंसान जनरल डायर ने सैकड़ों इंसानों को एक ही बार में मरवा दिया। और कभी कभी कहा भी जाता है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसमें भारतीय पुलिस भी थे और इंग्लैंड की पुलिस भी थी। भारतीय पुलिस को आगे रखा गया था और इंग्लैंड की पुलिस को इसके पीछे रखा गया था, और धमकी दी गई कि अगर तुम गोली नहीं चलाओगे तो मैं तुम पे गलत चला दूंगा। यानी कि भारतीय लोगों को मरवाया था इन्हीं भारतीय लोगों से ही। तो देख सकते हैं आप सैकड़ों लोग बेचारे कैसे मारे गए, जनरल डायर ने कैसे मार दिया, और इसी जनरल डायर को कैसे उधम सिंह ने मारा, ये सब हम पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा अभी और जान लेते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो निरंकुश ये हत्याएं की गई थी ये क्या थी। तो जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबरें फैली, उत्तर भारत में बहुत सारे शहर में लोग सड़कों पर उतरने लगे। भाई आप ऐसे ही भेड़ बकरियों की तरफ बच्चों को मारोगे, इंसानों को मार दोगे, तो क्या वहां पे इंसान चुप रहेंगे? नहीं रहेंगे, वो सड़क पे उतर गए। हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। भाई आप उनके लोगों को मारोगे तो क्या आप बचोगे? आपको भी पीटेंगे। अब सरकार ने क्या किया, सरकार ने इस कार्रवाई को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। निर्ममता से, निर्मम हत्या नहीं बोलते हैं, निर्मम हत्या का मतलब क्या होता है, बिना किसी ममता के, यानी कि बिना किसी उदारता के लोगों को मार देना। वही यहाँ पे देखिए कि सरकार ने अभी भी शांत, वहां पे सरकारें जो थी ना, जनरल डायर की जो सरकार थी अभी भी वहां पे शांत नहीं हो रही थी, अभी भी निर्ममता के आधार पे चलना शुरू कर रहे थे। उनको अभी भी मतलब कि उनका मन नहीं भरा था कि जैसे कि उन लोगों को मार दिए गए थे, उन लोगों को, सैकड़ों लोगों को जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारा गया था, अभी भी उनकी मन नहीं भरी हुई थी। जब लोग ये उतर गए सड़कों पे तब ये क्या कर दिया गया कि इनको अपनाया गया क्या कि नहीं अब निर्ममता अपनानी ही चाहिए, इनको कुचलना ही पड़ेगा। कौन? जनरल डायर ने सोच लिया। सरकार लोगों की अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। ये जो सरकार थी वो चाहती थी कि जो शांतिपूर्वक जो लोग रहेगा उस पर तो हम हमला कर नहीं सकते, चलो इनको थोड़ा पिन लगा दे, थोड़ा सा इनको आक्रोशित कर दे, आतंकित कर दे, थोड़ा इनको क्या कर दे, गुस्सा दिला दें, जिससे क्या हो या आक्रोशित होकर हमला कर दें और हमें एक बहाना मिल जाए कि ये हमें मारना चाहते थे, सेल्फ डिफेंस में हमने इनको मार दिया। ये जनरल डायर की वहां पॉलिसी आ गई थी। अब क्या हो गया कि सत्याग्रहियों को जमीन पर न रगड़ने के लिए सड़क पर घसीट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। भाई अगर उनके पास पावर थी, हमारे पास क्या थी? हमारे पास कुछ नहीं था, लाठी और अपने हाथ के सिवा, लेकिन उनके पास हथियार थे। क्या थी? हथियार थे। लेकिन इन सब का जवाब देने के लिए भी पैदा हो गए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सत्याग्रहियों पर जमीन पर नाक रगड़वाए गए हैं, उनको शरीर यानी कि सड़कों पर घसीटा गया, घसीट के चलने के लिए कहा गया। वहां के सारे जो साहिबे थे, जो लोग थे, बड़े बड़े लोग, उनको सलाम करने के लिए, मारने के लिए बोला गया। और लोगों को कोड़े मारे गए, यानी कि जो बहुत सारे घोड़े को कोड़े जो मारते थे वो कोड़े मारे गए लोगों को। और गाँव गुजरवाल पंजाब पर बम बरसाए गए। जो पंजाब में गुजरवाल गांव था ना, उस पर बम बरसा दिया। कौन? ये सब निरंकुश लोग जो जनरल डायर के पास थे। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। अब वो महात्मा गांधी ने देखा कि भाई मैं तो अहिंसा का पुजारी हूँ, अहिंसा के रास्ते पे चल रहा हूँ, ये कहाँ से हिंसा आ गया। गांधी जी के पास तो दिमाग था, लोगों को क्या था, लोगों को भड़काया गया, वो भड़क गए, हिंसा के दौर पे उतर गए। जनरल डायर को मौका मिल गया कि उनको मारने के लिए, और उन्होंने क्या करना, जनरल डायर ने मारना शुरू कर दिया। अब गांधी जी ने देखा कि भाई तो हिंसा हो गया, और हिंसा जब फैल गया तो यहाँ के लोग मारे जा रहे हैं, तब उन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन को वापस ले लिया। अब जब वो आंदोलन को वापस ले लिया तो अब क्या हो गया कि भले ही रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। क्या था? शहर और कस्बों तक ही सीमित था। वो अभी देश के लेवल पे नहीं गया था, पूरे व्यापक लेवल पे नहीं गया हुआ था। महात्मा गांधी पूरे भारत और भी ज्यादा जनधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। अब देखिए यहाँ पे जाति आ गया। वो मानते थे कि अगर हिंदू मुस्लिम एक होगा तभी ये आंदोलन जो होगा सफल होगा, नहीं तो ये सफल नहीं होने वाला है। अब ये लग गए कि कैसे हम हिंदू मुस्लिम को एक करें, और अंग्रेज जो थे इसकी पॉलिसी तो पकड़ लिए, और वो लड़ाने स्टार्ट कर दिए। क्या? हिंदू मुस्लिम को लड़ाना स्टार्ट कर दिए। ये कैसे लड़ाते थे? कोई शिकायत नहीं। ये क्या करते थे कि एक जाति मूल को अच्छा पद पे, यानी कहने का मतलब है उनको अच्छे ढंग से रखते थे, उनको रिवार्ड करते थे, तो दूसरा वाला जलेगा ही, उसकी तो जलेगी ही, और क्या होता था, लड़ाई छिड़ेगी ही। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हिंदू मुसलमान के बीच यहाँ पे नजदीक लाने के लिए कोशिश किए कौन? महात्मा गांधी। और उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदाय को नजदीक ला सकते हैं। दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिए। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? ऑटोमन तुर्की हार चुका था पहले विश्व युद्ध में, और इस आशय की अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता जो खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत ही सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। यहाँ पे मुसलमानों की बात आ रही है। अब जो ये तो अब हम आगे देख रहे हैं स्टूडेंट कि खलीफा को तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। कौन? अभी देखिए ये जो ऑटोमन तुर्की है, यहीं से स्टोरी खींच रहा हूं मैं। ऑटोमन तुर्की हार चुकी थी, अफवाह फैल गई कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा जो थे ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत शक्ति शांति संधि थोपी जाएगी, और खलीफा को तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए उनको क्या कर दिया गया, बंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई थे। क्या थे? ये दोनों भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये जो बंधु थे ना भाई, कि साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जानकारी संभावनाएं तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। ये दोनों भाई लोग क्या कर दिए, मिल गए, और इनके बीच साथ में इनके पीछे और भी लोग थे। महात्मा गांधी के बीच गए, उनके पास गए और उनसे बात विचार की, वार्तालाप की। ये चर्चा यानी कि इस जनसंघ यानी कि जो ये आंदोलन था उसको शुरू करने के लिए। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को, देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि 19 सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज्य के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी तो थे तेज, उन्होंने लोटपोट स्टार्ट कर दिया, दूसरे नेताओं से बात जारी कर लिया, उनको मनाना शुरू कर दिया, और खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज्य के लिए उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहा। अब आप देख सकते हैं 1920 में ही ना हमारा असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, डिसओबीडियंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं।
अब हम पढ़ेंगे असहयोग ही क्यों असहयोग ही माना गया, इसका नाम ही असहयोग क्यों पड़ा। तो देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, कौन सी पुस्तक? हिंद स्वराज, जो 1909 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। ये जो ब्रिटिश लोग थे ना, इनकी औकात नहीं थी कि यहाँ पे आ जाएं। ये जो कौन थे? ये ब्रिटिश जो लोग आके शासन कर रहे थे भारत में, ये भारतीय लोग ही सहयोग किए थे। जहांगीर था, जहांगीर एक क्या था? लालची इंसान। मांस मदिरा यानी कि वो मदिरा के चक्कर में क्या कर दिया, भारत को गुलाम करवाना स्टार्ट कर दिया। अंग्रेज आया, व्यापार करने के लिए बोला, ये बोल दिया कि व्यापार करो। कैसे व्यापार कर रहा है अंग्रेज, ये देखा ही नहीं। धीरे धीरे वो क्या करने लगा, इस भारत के अंदर के बात को जानना स्टार्ट किया अंग्रेज लोग कि यहाँ पे भारत कैसे क्या करता है, भारत के लोग कैसे हैं, इनके बीच क्या किया जाए। व्यापार करते करते इनके बीच के सारे बातों को जान गया। अब बाद में जाना क्या कि भारत के लोग तो अनपढ़ है, पढ़े लिखे उतना है नहीं, दिमाग तो है नहीं इनके पास। राजा के पास जब दिमाग ही नहीं है तो इन लोगों के पास क्या दिमाग रहेगा। उन्होंने धीरे धीरे क्या करना, अपना स्थापित करना शुरू कर दिया। तो जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेज जो भारत में आए ना, ये अपने मन से नहीं आ गए थे, आए तो थे लेकिन इनका सहयोग भी भारतीय लोगों ने ही किया था। भारत के बिना सहयोग से इनकी मतलब ये नहीं था कि वो भारत में आके टिक जाए। तो यही था यहाँ पे भारत, यानी कि महात्मा गांधी ने कहा था कि ये जो ब्रिटिश शासन स्टार्ट हुआ है ना, ये ब्रिटिश शासन ब्रिटिश के तौर पे नहीं हुआ, ये भारत के सहयोग से हुआ है, भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। कुछ गद्दार लोग जो थे ये स्थापित करने में क्या कर दिए, कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए ये सहारा उनको दे दिया। अब देख सकते हैं कि यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। भारत एक बात बताइए कि उस समय इंग्लैंड की जनसंख्या थी 6 करोड़, हमारी थी 40 करोड़। क्या पूरा इंग्लैंड वाले लोग तो भारत में आए नहीं थे, कुछ चंद लोग आए गए थे यहाँ पे। और ये 40 करोड़ की जनसंख्या, ये जो 6 करोड़ में से कितना आ रहे, लाखों लोग आए होंगे, और इस 40 करोड़ को गुलाम बना दिया। आप सोच सकते हैं कि एक बुद्धि वाला 100 को पागल बना देता है। तो यहीं पे अंग्रेज जो थे ना, अंग्रेज क्या कर दिए, वो आए और यहाँ के लोगों के विचारों को पढ़ा और देखा कि यहाँ के लोग तो क्या थे, यहाँ के लोग के पास तो दिमाग कम है। तो इन 40 करोड़ जनसंख्या पे राज कर दिए, समझिए। वहां पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अंग्रेज आया और 40 करोड़ जनसंख्या वाले भारतवासियों को पागल बना दिया। अब देख सकते हैं कि अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लेते तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज्य की स्थापना हो जाएगी। लेकिन अभी भी भारत के कुछ लोग, जो लालची लोग थे, वो क्या कर रहे थे, कुछ पैसों के लिए सोच रहे थे कि अगर यार मैं इनके खिलाफ अगर जाता हूं तो मुझे क्या होगा, मुझे तो घाटा होगा। लेकिन वो अपनी फायदा देखते थे, लेकिन 100 इंसान जो मर रहा था उनकी फायदा नहीं देख रहे थे। और ब्रिटिश जो थे ना, इसी का फायदा उठा रहे थे। असहयोग का मतलब हो गया जिसका सहयोग ही ना किया जा सके। इसका मतलब ही था कि भारत जो ब्रिटिश में ये जो राज कर रहे थे उनको सहयोगी मत करो, उनको हटाओ, उनको सहयोग मत दो, उनको जो भी काम यानी कि जो कर रहे हो तुम उनको करो ही मत। उनके प्रति यानी कि जो काम करवा रहे हो उसको छोड़ दो, वो खुद भाग जाएंगे। उनकी क्या औकात है कि भारत में 40 करोड़ जनसंख्या वाले राज करेंगे, 40 करोड़ जनसंख्या पे वो राज कर पाए। ये भारत यानी कि महात्मा गांधी की पॉलिसी थी कि असहयोग दो उनको सहयोग, भारत ब्रिटिश को सहयोगी मत दो, उनको असहयोग करो कि वो चले जाए। तो एक पुस्तक हिंद स्वराज, कौन, 1909 में। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था, तो गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए और सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियों लौटा देनी चाहिए। यानी कि पदवी का मतलब क्या, जैसे कि मान के चलिए कि हमारे पास 10 लोग हैं, 10 भारतीय ही हैं मान के चलिए, इसमें 2 को अच्छे पद पे रख दिया गया और एक इंसान है और 10 लोग पे राज करना शुरू कर दिया। अगर वो पद हटा दिया गया, उस पद से लोग हट जाए, यानी कि जो पदवी जो थी वो लौटा दी जाए, तो एक बहुत ही बड़ा झटका पहुंचेगा। अगर वो 10 लोग हो गए तो एक की क्या थी है कि वो राज कर ले। तो यहीं पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवी लौटा देनी चाहिए। किसने कहा, महात्मा गांधी ने कहा। और सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना चाहिए, बहिष्कार कर देना चाहिए, सबको हटा देना चाहिए, इनको बॉयकट कर देना चाहिए, जैसे कि आज बॉयकट हो रहा है। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट की अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाएगा। अगर असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी का थॉट था कि अगर असहयोग आंदोलन सफल होता है तो हम यहाँ पे
सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि अभियान को भी शुरू कर दूंगा। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। कौन थे शौकत अली? इनका भी बहुत ही बड़ा योगदान है भारत में। अब हम स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पे कि कांग्रेस के बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर सशंकित थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषदों के होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। अभी भी जो 1920 में विधायी परिषद की जो चुनाव हो रहे थे उस पर बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे, क्योंकि इनको तो फायदा था उसमें, तो कैसे अपने नुकसान को सहें। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचातानी चल रही थी। करूं न करूं, करूं न करूं, विरोध करूं कि नहीं करूं, बहिष्कार करूं कि नहीं करूं। अभी भी लोग हिचकिचा रहे थे। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी, तो आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृत की मोहर लगा दी गई। तो क्वेश्चन आता है कि असहयोग जो कार्यक्रम था इस पे कब मोहर लगा, किस अधिवेशन में लगा? तो 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। तो चलिए स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। जो ये आंदोलन था ये किस तरह आगे बढ़ा, तो उसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह समझा। तो अब हम पढ़ेंगे कि आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं क्या है, आंदोलन के भीतर अलग अलग जो धाराएं थी उनके बारे में। अब हम देखेंगे कि असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ और इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हरेक ने अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज्य के आह्वान को स्वीकार किया, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ अलग थे। क्या थे? अर्थ अलग थे। अब हम पढ़ेंगे कि शहरों में आंदोलन क्या स्टार्ट हो गया। शहर में आंदोलन जो थे, तो आंदोलन की शुरुआत जो थी शहरी मध्य वर्ग के हिस्सेदारी के आगे यानी हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार कर दिया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश किए गए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से वे केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी में चुनाव का भी बहिष्कार नहीं किया गया। यहाँ पे चुनाव का बहिष्कार नहीं किया गया। अब आर्थिक मोर्चा पर असहयोग का असर और भी ज्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों पर बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानें को पिकेटिंग की गई, बंद कर दी गई। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, यानी कि होलिका दहन कर दी गई। 1921 से 1922 के बीच में विदेशी कपड़ों के आयात आधा रह गया और उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई, आधा चली गई। आप देख सकते हैं कि इस आंदोलन में क्या से क्या हो गया। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों के विदेशी चीजों का व्यापार करने या विदेशी व्यापारों का पैसा लगाने से इनकार कर दिया गया। जब बहिष्कार आंदोलन फैलाया और लोग आयातित कपड़े छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, तो भारतीय कपड़ा मिल और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। अब अपनी देसी अपना लिया गया और यहाँ पे कंपनी भी बढ़नी चली गई। कुछ समय के बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा और इसके कई कारण थे। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्रायः महंगा होता था। क्या था? महंगा होता था। कहने का मतलब है कि खादी का जो कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले क्या था? महंगा हो गया था। तो लोग तो सस्ता ही खरीदेंगे ना, गरीब उसे खरीद नहीं सकते थे। वे मिलों के कपड़े को लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे? ब्रिटिश स्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी। अब जो हम छोड़ रहे थे वो अपने लेवल पे अगर हम उसको लाएंगे तभी तो बहिष्कार का सफलता मिलेगा। अब हम उसको बहिष्कार कर दिए, बोले कि नहीं तुम्हारा मैं खाना नहीं खाऊंगा, अगर मैं खुद खाना नहीं पकाऊंगा तो खाना तो जाने पड़ेगा ना उसके घर। तो यही बात यहाँ पे हो गई थी, ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक स्थानों की जो स्थापना
प्रक्रिया बहुत धीमी थी, जो धीरे धीरे करी जा रही थी लेकिन वो धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे, वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। अब आप नहीं करिएगा उनके प्रति कोई चीजों को तो क्या होगा, वो तो छोड़ेंगे ही ना। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह कैसे हुआ, तो शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गई। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चल रहे किसान आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। अवध में क्या हो गया कि सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व करने लगे। बाबा जो रामचंद्र थे, ये बाबा रामदेव नहीं है, बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूरों के तौर पर काम कर चुके थे, गिरमिटिया मजदूर। और उनका आंदोलन तालुकदारों के जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। अब क्या हो गया, किसानों को बेगार करनी पड़ती थी और पट्टेदार के तौर पर उन्हें पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था, जो जैसे कि पट्टे का मतलब हो गया कि जमीन टैक्स के दिया जाता था कि आप ऐसे 1 साल के लिए लगाओ, उसके लिए मुझे ऐसे दो, ये मतलब इसके लिए जमींदारी पे होता था, मालगुजारी जिसे बोलते हैं, तथा ताकि जमीन पर उनकी कोई अधिकारी स्थापित न हो सके, यानी कि बदला जाता था। आज आप कर रहे हो तो अलेक्सा दूसरा करेगा, जिससे कि वो अपना उस जमीन पे क्या करे, अपना हक न जमा पाए। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो, दमनकारी जमींदारों की सामाजिक बहिष्कार किया जाए। ये सब किसानों का क्या था, मांग था। बहुत सारे स्थानों पर जमींदार जो थे नाई धोबी की सुविधाओं की भी वंचित करने के लिए पंचायत नाई धोबी को बंद कर फैसला लिया गया। 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध की गांवों का दौरा किया। अवध की जो गांव थी 1920 में क्या कर दी, दौरा किए, गांव वालों से बातचीत भी की और उनकी व्यथा यानी कि जो उनके दुख दर्द थे उसको समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू जो थे ना, बाबा रामचंद्र तथा कुछ लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया। तो अवध किसान सभा का गठन किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। महीनों भर इसे पूरे इलाके के गांवों में संगठन की 300 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी थी। और अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को क्या कर दिया कि इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया गया, लेकिन किसानों के आंदोलन के ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे। कांग्रेस का नेतृत्व क्या था, खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन का फैसला, तो तालुकदारों के व्यापारियों मकानों हमलों होने लगे, उन पे हमला किया जाने लगा, बाजार लूटे जाने लगे, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे, जो थे ना, बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय जो नेता थे वो क्या कर रहे थे, किसानों को कुछ ऐसे उल्टे फल्टे समझा रहे थे कि आप ऐसे करो वैसे करो। गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि अब कोई लगान नहीं भरेगा, जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाई और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश स्वराज्य के विचार का कुछ और भी मतलब निकाला। और उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में गुड़ैम पहाड़िया 1920 में दशक में शुरुआत से एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया, और यानी कि कांग्रेस इस आंदोलन के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। और अन्य तो अब क्या किया गया कि तब अन्य क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेज जो सरकार थी, अंग्रेजों की, बड़े बड़े जंगलों लोगों को दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी। लोगों ने क्या कर दिया, इन जंगलों में न तो मवेशी को चरा सकते थे, न ही जलावन के लिए लकड़ी फल बीन सकते थे, और इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। अब ये सब बंद कर दिया गया तो पहाड़ी जो एरिया के लोग हैं उनको तो नुकसान पहुंचेगा ही। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकारों को भी छीना जा रहा है। जब सरकार उन्हें सड़कों का निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर कर दिया तो लोगों ने बगावत कर दी। अब यहाँ पे सरकार क्या कर रही थी, अपनी क्रूरता दिखानी शुरू कर दी। उनका नेतृत्व करने वाला अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति था। ये हम नाम स्टूडेंट आप याद रखिएगा कि वही सब क्वेश्चन जो आता है कंपटीशन का भी, अगर कंपटीशन लेवल पे अगर प्रिपरेशन करेंगे तो ये सब नाम बहुत ज़्यादा आता है।
तो ये क्या है हमारा अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं। वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। ये उनका पॉलिसी था। राजू के व्यक्तित्व के चमत्कृत विद्रोहियों के विश्वास था कि ईश्वर का अवतार है। राजू को उन्होंने ईश्वर मान लिया। और जो राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे, ये जो राजू थे ना सीताराम, ये क्या थे, महात्मा गांधी के गुण गाते थे। और उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है और उन्हें लोगों की खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्हें यह दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं, केवल बलपूर्वक के जरिए ही आजाद हो सकता है। अब देखो क्या दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं, ये भी दावा किया कौन, राजू अल्लूरी सीताराम, कि केवल अहिंसा के बल पर नहीं, वहां पे बल प्रयोग करना पड़ेगा आजाद करने के लिए भारत को। और गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए और ब्रिटिश अधिकारी को मारने की कोशिश की और स्वराज्य प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। गुरिल्ला, अब इससे नाम से आप याद करिए, गुरिल्ला कब था, शिवाजी का नाम आपने सुना है, शिवाजी, भारत के शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, ये गुरिल्ला युद्ध किया करते थे। वही युद्ध यहाँ पे चलाना शुरू किए और 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। देखा गया, देखिए जब जो भी इंसान बलपूर्वक लेने की कोशिश की ना, उनको बहुत ही जल्दी मार दिया गया। ये गांधी जी बहुत दिन तक रहे हो, नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मारी आजादी के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो राजू को 1924 में फांसी दे दी गई और राजू अपने लोगों के बीच लोक नायक बन चुके थे। अब अगर आ जाए कि लोक नायक की उपाधि किसे दी गई थी, तो यही किसको, अल्लूरी सीताराम राजू को। अब देख सकते हैं स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं और बगानों में स्वराज्य क्या था। तो महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज्य की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी और असम के बगानों में मजदूरों के लिए आजादी का मतलब यह था कि चार दीवारियों से जब चाहें आ जा सकते हैं और उन्हें उनको बंद करके रखा गया था। यानी कि इनका मतलब था कि हम कहीं भी आते जा सकते हैं। आजादी की मतलब था कि अपने गांवों के संपर्क रह पाए। 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बगानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बगान जाने की छूट दे दी गई। छूट नहीं होती थी, इजाजत लीजिए तब बगान में जाइए, ये तो पहले। यह इजाजत उन्हें विरले कभी मिलती थी, कभी कभी मिलता था। जब उन्हें असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। इन्होंने भी क्या करने लगा, अब ये भी आंदोलन छेड़ दिए और बगान छोड़ दिए और घर चले गए। उनको लगता था कि गांधी राज आ रहा है और इसलिए अब हरेक को गांव में जमीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए और रेलवे स्टीमरों हड़ताल के कारण रास्ते भी फंस गए और उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें बुरी तरह पीट दिया। पुलिस भी उस समय बहुत लोगों की पिटाई की थी। इन स्थानीय आंदोलन के अपेक्षाकृत क्या हो गया कि दृष्टियों कांग्रेस कार्यक्रमों में परिभाषित नहीं किया गया, तो स्वराज्य शब्द अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिए। और ऐसे युग में घोतक जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी, फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी का नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन की भावनात्मक स्तर पर जुड़ गए थे। महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करने अपने आंदोलन के कांग्रेस आंदोलन छोड़कर रखते थे और वास्तव में ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब देखते हैं सविनय अवज्ञा की ओर क्या था। तो फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग को वापस ले लिया, क्योंकि चौरा चौरी हत्याकांड हो गया था, कर लिया। और वो लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा था। उनको लगा कि ये आंदोलन जो हिंसक होता जा रहा है, तो चलो वापस ले लेते हैं। कि 4 फरवरी 1922 को ना 4 फरवरी 1922 को ना चौरा चौरी हत्याकांड हो गया था। इसमें क्या हुआ कि एक स्टेशन में आग लगा दी गई थी, पुलिस स्टेशन में, और कुछ 21 या 22 लोग जल के मर गए थे। और सत्याग्रहियों को व्यापक परीक्षण की जरूरत है,
प्रशिक्षण भी इनको नहीं मिल रही है, मतलब कि उनको क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग भी नहीं मिल पा रही है, कैसे क्या करना है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई कि प्रांतीय परिषदों में चुनाव का हिस्सा लेना चाहते थे। उन्हें लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधार की वकालत करना और यह दिखाना कि महत्वपूर्ण है कि परिषद लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद की राजनीति को वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर स्वराज्य पार्टी का गठन कर डाला। स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया था, याद करना पड़ेगा स्टूडेंट, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी का गठन किया। जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज्यादा उग्र आंदोलन, जन आंदोलन, पूर्व आंदोलन के लिए दबाव बनाए हुए थे। सुभाष चंद्र बोस क्या थे, ये उग्र नेता थे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। करेगी आंतरिक बहस पर असहमति। इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक में आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। और पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर, जो 1926 से कृषि उत्पादों की कीमत गिरने लगी और 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी हो गई। यानी कि जो कीमती कृषि लेवल पे कृषि उत्पादनों की मांग गिरी, निर्यात कम होने लगे, किसानों को अपनी उपज बेचने और लगान चुकाने भी भारी पड़ने लगा। 1930 तक ग्रामीण इलाकों की भारी उथल पुथल से गुजरने लगा। यहाँ पे देखा गया कि मंदी अब गिर जाएगी तो सब चीज में क्या हो जाएगा, नुकसान ही पहुंचेगा। अब क्या हो गया कि ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक विधायी आयोग का गठन कर दिया। वहां पे जनरल डायर जो था 1919 में हत्याकांड तो कर दिया, उसके बाद उसको इंग्लैंड बुला लिया गया, उस पर कार्रवाई चली थी। अब यहाँ पे सर साइमन आ गया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब गठित किए गए और इस आंदोलन में भारत संवैधानिक व्यवस्थाएं की कार्यशैली अध्ययन करना चाहता था और इसके बारे में सुझाव देने, और इस आयोग में भी भारतीय सदस्य नहीं था और सारे अंग्रेज यानी कि सविनय जो ये साइमन कमीशन आया था ना, इसमें भारत में से कोई नहीं था, इस सिर्फ और सिर्फ इसमें अंग्रेज के लोग थे, अंग्रेजवासी थे। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक का नारा के साथ किया गया, क्योंकि जब लोगों ने देखा कि इसमें अंग्रेज तो है नहीं, अंग्रेज और मुस्लिम लीग वहाँ पे भारतीय लोग नहीं थे, सभी पार्टियां प्रदर्शन में हिस्सा लिया था और एक ही नारा लग रहा था, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक। अब इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमोल का ऐसा ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा संविधान के लिए। और इस प्रस्ताव में कांग्रेस के नेता असंतुष्ट नहीं थे। संतुष्ट थे इसका मतलब, कहने का मतलब संतुष्ट नहीं थे, वो असंतुष्ट थे। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस ने तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा था। अब उदारवादी जो थे, अब ये जो पिक्चर है ना, ये इलाहाबाद के कांग्रेस के नेताओं की बैठक जो 1931 में हुई थी वो। अब जो यहाँ पे मध्यगामी जो मध्य वर्ग के मार्गी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में क्या होने लगा, पक्ष में होने लगे थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन, याद कर लीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब लाइन है। 1919 में क्या हो गया कि पूर्ण स्वराज्य की मांग कर दी। किसने? देखिए क्यों, इस पे एक स्टोरी में बता रहा हूँ। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब क्या थे, एक अलग ही इनका ग्रुप था। तो चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह को बोला कि तुम जाओ और आजादी मांगो। तो उन्होंने पहले तो था क्या, महात्मा गांधी की पॉलिसी थी आधी आजादी, मुझे आधी आजादी दे दो मैं खुश हूं। लेकिन वहां पे महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग कर दी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज्य की मांग कर दी।
अब इसको देखकर महात्मा गांधी ने कहा कि मैं तो आधी मांग रहा हूं, वो मांग रहा है पूर्ण, कहीं भारत के लोग पागल न हो जाएं कि ये महात्मा गांधी जी जो हैं ये आधा मांग रहे हैं और वो पूर्ण मांग रहा है, तो कहीं उसके तरफ सब बढ़ना जाए। तो इन्होंने क्या कर दिया कि जवाहरलाल नेहरू को बोला कि भाई साहब आप भी जाओ और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग कर डालो। तब ये गए और लाहौर अधिवेशन जो था 1929 का 1929 का, ये जाकर लाहौर अधिवेशन में क्या कर दिए, पूर्ण स्वराज्य की मांग कर डाली भगत सिंह के देख रेख में, देखा देखी में। और जब इन्होंने मांग कर दी तो औपचारिक रूप से मान लिया गया और तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब ये भी कहानी सुन लीजिए आप, आजाद तो हुआ 1947 में हमारा भारत, जो यहाँ पे 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो मांग की थी ना, इसी को उन्होंने मान लिया पहला स्वतंत्रता दिवस वो मनाया गया था उस दिन, और इसी के लिए 26 जनवरी को संविधान यानी गणतंत्र दिवस रखा गया और 15 अगस्त को आजादी का दिवस रखा गया। तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज्य के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। और इस उत्सव की ओर बहुत ही कम ही लोगों ने ध्यान दिया, और जब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार के रोजमर्रा जिंदगी से ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था, कई और रास्ते ढूंढने थे। अब हम पढ़ेंगे नमक यात्रा, नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा सत्याग्रह। अब देखिए, देश जो था एकजुट होते जा रहा था। महात्मा गांधी को नमक की शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दे रही थी। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा और इस खत में उन्होंने 11 मार्गों का उल्लेख किया, 11 मांगों का उल्लेख किया। उन्होंने 11 मांगे की और उनमें से कुछ मांगे सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों को लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों को जुड़ी थी। गांधी जी ने इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, ताकि उन्हें अभियान में शामिल कर सकें और अपने कामों को सफल बना सके और अपने महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म कर सके और नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल कर सके। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था, इसलिए नमक पर कर और उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन में सबसे दमनकारी पहलू बताया। एक बात बताइए कि आज तक कभी नमक की वैल्यू बढ़ी है, नमक की दाम बढ़ी है? नहीं, प्राइस नहीं बढ़ी है, क्योंकि वो हर एक इंसान यूज करता है, गरीब से लेकर अमीर तक को यूज खाना ही खाना है। महात्मा गांधी का यह पत्र अल्टीमेट चेतावनी की तरह था। महात्मा गांधी ने तो मांग कर दी, लेकिन वो एक चेतावनी की तरह था और उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। और इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। इरविन जी बोले कि भाई मैं तो नहीं झुकूंगा। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने 78 यानी कि 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। इरविन जी बोले कि नहीं, मैं नहीं तुम्हारे बातों को मानूंगा, क्या कर लोगे? महात्मा गांधी ने कहा कि चलो बेटा, मैं तेरी बात में बताता हूं कि मैं कौन हूं। और यहाँ पे क्या कर दी गई कि इरविन जो जहाँ झुकने को तैयार नहीं था और 78 में विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ इन्होंने ये यात्रा शुरू कर दी, नमक सत्याग्रह। और यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम में 240 किलोमीटर की दूरी दांडी मार्च नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म हुई। अब देखिए कहां से स्टार्ट हुआ, साबरमती में महात्मा गांधी के आश्रम से 240 किलोमीटर। ये पूछता है कि नमक सत्याग्रह कितने किलोमीटर तक चला गया था? दांडी मार्च जो था वही 240 किलोमीटर तक। और गांधी जी की टोली ने 24 दिनों तक हर रोज 10 मील का सफर तय किया। ये सब ऑथेंटिक बातें हैं, ओके। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या देखें कि 24 दिनों तक वो हर रोज 10 मील का सफर तय किया और गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। और इस सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांति पूर्वक अवज्ञा करके यानी अंग्रेजों का कहना न माने और 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे। अंग्रेजों का बात न मान के वो मेरी बातों को माने और 6 मार्च को कहां पहुंचे? दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया और यह कानून का उल्लंघन था। चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट आगे। और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ और यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था, यह भी हम देखेंगे।
और इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा और देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ डाला और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैल गई तो विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया जाने लगा, शराबों की दुकान पिकेटिंग होने लगी, बंद होने लगी। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर वसूलने से इनकार कर दिया और गांवों में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। यानी देख सकते हैं कि क्या गांधी जी, एक छोटे से गांधी जी, यहाँ पे देख सकते हैं इनके बदन पे एक मात्र धोती, एक लाठी लेकर चल रहे थे और क्या से क्या कर डाले। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जो कानून यानी कि भारत यानी ब्रिटिश लोग रोके हुए थे, अब वो सब खत्म होने रहे थे धीरे धीरे। और इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी जो अंग्रेज लोग थे। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। अप्रैल 1930 जब महात्मा गांधी ने समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया, यानी कि महात्मा गांधी के समर्पित जो साथी थे अब्दुल गफ्फार खान, उनको जब गिरफ्तार कर लिया गया तो गुस्साई भीड़ ने सशस्त्र बल बख्तरबंद गाड़ियों को पुलिस और गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई और बहुत सारे लोग मारे गए। इसमें महीनों भर बाद महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, महीनों भर के बाद। और तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूर ने अंग्रेजी शासन पर प्रतीक पुलिस चौकियों, नगरपालिका भवनों, अदालतों, रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए और भयभीत सरकार ने निर्मम दमन की रास्ता अपनाया और शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले कर दिए और औरतों और बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। रखेगा कहाँ अंग्रेज 1 लाख लोगों को। और महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस लिया और 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौता दस्तावेज किया। पूछता है क्वेश्चन कि इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 में 5 मार्च 1931 को। और इस गांधी इरविन समझौते पर जरिए गांधी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर भी अपनी सहमति व्यक्त की। यानी क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब यहाँ पे जो पिक्चर आप देख सकते हैं, ये पिक्चर है 1930 में जब भीड़ क्या कर रही है, पुलिस पे हमला कर रही है। गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी और इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। और दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए। वार्ता भी हुई, टूट गई और उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। वहां पे क्या हुआ कि वार्ता बीच में ही टूट गई और निराश लौटना पड़ा। और यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया। सरकार की तो पॉलिसी थी कि इसको हटाओ यहाँ से, और ये जैसे ही हटेगा तो क्या होगा, वहां पे लोग सरकार जो थी अपना फिर कार्य कर लेगी। लेकिन गांधी जी इस बात को समझ नहीं पाए और वो गए, वहां से उनको निराशा मिली और भारत में भी आकर देखा तो देखा कि अरे ये क्या हो गया। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। जब वो आए तो गफ्फार खान जी और नेहरू जी को जेल में डाल दिया गया था। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया कि ये क्या है, इलीगल तरीके का है। सभाओं, प्रदर्शनों को बहिष्कार जैसी गतिविधियों से रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 आते आते गति मंद पड़ने लगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं लोगों ने आंदोलन कैसे किया। तो धीरे धीरे बढ़ के लोगों ने क्या किया, आंदोलन शुरू कर दिए थे। सकते हैं कि 1931 में यानी कि जो चारों तरफ असंतोष जमने लगा, संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बढ़ चढ़कर समर्थन किया और उन्होंने समुदाय को एकजुट की। फिर 1931 में लोगों के घटे बिना आंदोलन वापस लिया गया। उन्हें निराशा हुई और जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तब बहुतों ने उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। और गरीब किसान केवल लगान कभी नहीं चाहते थे और बहुत सारे किसान जमींदार पट्टे पर जमीन लेने खेती कर रहे थे और महामंदी लंबी खींचातानी से यानी कि लंबी समय तक चली जा रही थी।
अब आप स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, बम कांड पर सेशन कोर्ट में बयान, 6 जून 1929 को दिल्ली में भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज, जगमोहन सिंह, चमन लाल से उद्धृत राजकमल, पेपर बैक्स, दिल्ली 2005, ये सब किया गया था। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। फिर आप स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं कि 1918 से 19 में बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित करते रहे। अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट खिलाफत जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी हड़ताल, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जनवरी 1921 में सहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। 1900 फरवरी में चौरा चौड़ी कांड हो गया, गांधी जी सहयोग आंदोलन वापस ले लिए। 1924 में क्या कर दिया, अल्लूरी सीताराम राजू को गिरफ्तार किया गया। 2 वर्ष से चल रहा हथियारबंद आदिवासी संघर्ष समाप्त कर दिया गया। 1929 में लाहौर अधिवेशन, कानून में पूर्ण स्वराज्य की मांग स्वीकार कर लिया गया। 1930 में अंबेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई। मार्च 1930 में क्या कर दिया कि गांधी दांडी नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिए। 1931 में गांधी इरविन समझौता हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेकर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन और सविनय पुनः प्रारंभ किया। 1932 में नहीं हुआ था, ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। 1932 में क्या हुआ था कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था।